हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन में। तो जैसा कि आप जानते हैं, एसएसटी सीटेट का सेकंड पेपर एसएसटी का सेट नंबर 9 हम कर चुके थे। आज का जो सेट है ये सेट नंबर 10 रहने वाला है। और आपके जो भी अभी तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी सेट हुए हैं उनमें आपके 2021, 2022, 2023 और 2000 जो है आपका 19 का सभी जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्न आपके ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है ना। तो जितने भी प्रश्न थे आपके 2019 तक वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आप देख सकते हैं आज का जो सेट रहने वाला है ये 9 दिसंबर 2018 का पेपर है और सेट नंबर ये 10 रहने वाला है। ठीक है ना। 500 क्वेश्चन का टारगेट था और इसमें सारे आपके जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, जितने भी पेपर आपके हो चुके हैं, सभी पेपर इसमें कंप्लीट आपको मिलेंगे। ठीक है ना। तो जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है जाकर पिछली क्लास आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारी चीज़ें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वैसे तो आपको 12 PM पर ये क्लास से आपको मिल जाती हैं। ठीक है ना। तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें कोई भी अपने तरफ से नहीं, आपके सामने जो भी चीज़ें हैं सारे प्रीवियस ईयर है। हर स्टूडेंट किताब नहीं ले सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई ले सके। लेकिन जैसे कि आप देखते हैं कि अगर आप बुक्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं प्रीवियस ईयर का तो आप कम से कम आप ये जो ऑनलाइन करेंगे ना तो ऑनलाइन में आपका मुझे लगता है कि सबसे जल्दी हो जाता है। ठीक है ना। तो आपने अभी तक जो है नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। ठीक है ना। आपके लिए बेनिफिट होगा। फ़िलहाल ये पेपर आपका शुरुआत करने वाली हूँ 2018 का और ये 9 दिसंबर को हुआ था। ठीक है ना। तो बात करें यहाँ पर, अगर पहला क्वेश्चन है हमारा सामने, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन से बात करें तो वात दीर्घदर्शी, ठीक है ना, वात दीर्घदर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ये वैन है, वाइंड वैन। ठीक है ना। वाइंड वैन का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ये वाइंड डायरेक्शन मापने के लिए यानी विंड डायरेक्शन। ठीक है ना। विंड डायरेक्शन यानी आपका जो है वायु दिशा मापने के लिए यूज़ किया जाता है। बात करें यहाँ पर, अगर इस यंत्र का आमतौर पर एक इमारत के उच्च बिंदु पर एक वास्तु सज्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार इस दुनिया का सबसे बड़ा वात दिग्दर्शक सेरीज स्पेन में स्थित टियो पेपे सेरी है। तो ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट आपका इसको याद रखिएगा। टियो पेपे सेरी दुनिया का सबसे बड़ा वात दिग्दर्शक है जो कि जेरेस स्पेन में स्थित है। ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संरक्षण में मदद करती हैं? तो ये है आपका वायुमंडल में, तो ये मदद करती हैं आप रेडियो तरंगों की। तो रेडियो जो तरंगे हैं ये आपका थर्मोस्फेयर यानी वायुमंडल में होता है। ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरी परत तक पहचानिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, चित्र है, डायग्राम दिया हुआ है। और इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर देखेंगे अगर, तो इसको इन्होंने बोला है कि आंतरिक से बाहरी की तरफ यानी अंदर से बाहर की तरफ आपको क्रम में लगाना है। ठीक है ना। तो कैसे, ये जो आपका सबसे आंतरिक जो है ये जो इसको कहते हैं आप क्या, इनर कोर। क्या कहते हैं? इनर कोर कहते हैं इसे। ठीक है ना। इनर कोर। ठीक है ना। फिर आपका जो सेकंड नंबर पे ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, इसको आप कहते हैं आउटर कोर। क्या कहते हैं? आउटर कोर। आउटर कोर। उसके बाद आपका ये आता है जो बाहरी, तो इसे आप क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। ठीक है ना। इसे हम मेंटल कहते हैं, मेंटल कहते हैं। लास्ट में आपका आता है ये ऊपरी भाग, इसे क्या कहते हैं आप? तो इसे हम कहते हैं क्रस्ट या फिर परपटी। क्रस्ट या फिर परपटी। ठीक है ना। क्रस्ट या फिर परपटी।
तो ये है आपका क्या, आपकी जो है सीक्वेंस। तो सबसे पहले आप देखेंगे, अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने क्या देखा, आंतरिक, आंतरिक सबसे आंतरिक क्या है आपका, ये है सबसे आंतरिक आपका है इनर कोर, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है आपका, सेकंड नंबर पे आता है आउटर कोर, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका ये आपका आता है मेंटल, उसके बाद आता है परपटी यानी क्रस्ट। तो इसमें आपका सबसे पहले आना चाहिए आपका आंतरिक क्रोड, फिर बाहरी क्रोड, फिर मेंटल, फिर परपटी। तो ये तो उसका उल्टा हो गया, यानी कि हमें आंतरिक क्रोड ढूंढना है, इसमें मेंटल से शुरुआत है तो ये नहीं होगा। अब हम देखें अगला, तो यहाँ पर देखिए दिया है आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, फिर परपटी। परपटी सबसे लास्ट में आएगा, लास्ट में आपका फिर ये आपका डी सही हो जाएगा। आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल और परपटी, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप देख लीजिए एक बार, अगर देखिए यहाँ पे आप अगर, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप देखें तो पृथ्वी को ऐसे एक शेप निकाल लीजिए पृथ्वी का, ठीक है ना। एक शेप निकाल लिया पृथ्वी का, और तो ऊपरी जो भाग है, ये जो क्रस्ट होता है ये सियाल और एल्युमिनियम से बना होता है, और मेंटल जो होता है सियाल और आपका मैग्नीशियम से बना होता है। फिर आपका जो आउटर कोर होता है ये नीफे होता है, ये पूरा आपका क्या होता है, ये नीफे होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या कहते हैं, ये पूरा आपका इसी तरह आपका जो है क्रस्ट आपका सियाल से बना है, और मेंटल आपका सीमा से बना है, इसे सीमा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और कोर आपका नीफे से बना है, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है दिए गए आरेख में सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से रखिए, ध्यान से रखिए और देखिए और बताइए, ठीक है ना। आप देख रहे एक तरफ ये सूर्य है, फिर आपका बीच में यहाँ पृथ्वी है, उसके बाद आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, मून है, ठीक है ना। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इस स्थिति को आप कहेंगे लघु ज्वार भाटा, ठीक है ना। इसे लघु ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना, ज्वार नीचे गिरना भाटा कहलाता है, ठीक है ना। तो जो जल है ना वो ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है, तो ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण बनाते हैं, आपने देखा ये क्या है, इन्होंने एक दूसरे को समकोण बनाया है, ये चीज़ इन्होंने क्या बनाया है, 90 डिग्री का कोण बनाया है, समकोण बनाया है। तो जब ये समकोण बनाते हैं तब क्या होता है आपका, ऐसे में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण का प्रभाव कम हो जाता है। इससे टाइड की ऊंचाई सामान्य टाइड से 20% कम होती है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, ठीक है ना, जो कहलाता है तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प या चाप झील। तो इसे विसर्प कहते हैं, ठीक है ना। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है और यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ का मोड़ बनाती है जब, तो इसे कहते हैं आप विसर्प या मिंडर, ठीक है ना, विसर्प या मिंडर कहते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है, तो ये आपका है वायु मार्ग। वायु मार्ग आपका क्या हो जाएगा, बेहद ही उपयोगी होता है आपका। जब जो है आपदाएं आती हैं तब यहाँ पे आप वायु मार्ग का प्रयोग करते हैं। आप देखते हैं बाढ़ आता है या जो भी चीज़ें आती हैं तो उस टाइम पे वायुयान का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इन सब में वायु मार्ग अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन और जो है जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के
लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती हैं। तो भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना से संबंधित है, ये आपकी जनसांख्यिकी या फिर डेमोग्राफी कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है कथन दिया है सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, यानी आपका छुपता है। ठीक है ना। कारण क्या है इसका, क्यों अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, ऐसा है क्या? तो यहाँ पे अगर बात करें ए और आर आपके दोनों ही ए और आर आपके सही हो जाएंगे, लेकिन व्याख्या इसकी जो है स्पष्ट नहीं है। ठीक है ना। तो ये रीज़न नहीं है कि जो है ये क्यों 2 घंटे पहले होता है, क्योंकि इससे तो आपका जो है जो आपका देशांतर जो सीमा रेखा है इन सब से प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सत्य हैं, लेकिन इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं होती है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हम स्पष्ट करें, भारत में देशांतरी विस्तार 30 डिग्री पूर्व तक है। सूरज की किरणें एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगाती हैं। ठीक है ना। अर्थात 30 डिग्री के देशांतर को पार करने में कुल 30 गुणे 4 कर देंगे तो 120 मिनट लगाती हैं। ठीक है ना। जब 1 डिग्री पार करती हैं तो 4 मिनट लगाती हैं, तो जब 30 डिग्री को पार करेंगी तो आपका कितना हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा। 2 घंटे का समय लगता है। और इसका क्या है काम, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती हुए, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले दिखता है जबकि गुजरात में 2 घंटे बाद दिखती है। तो ये रीज़न है आपका कि पृथ्वी का पश्चिम से पूरब की ओर घूमना, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश में यानी पूरब में आपका सूर्य पहले उगता है। ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ईंधन आपका प्राकृतिक है, प्राकृतिक गैस भी आपका प्राकृतिक है, कोयला भी आपका प्राकृतिक है। जो सौर ऊर्जा है ये आपका कृत्रिम है और इसे ही आप क्या कहेंगे, गैर परंपरागत स्रोत। बात करें यहाँ पे परंपरागत और गैर परंपरागत कौन से स्रोत हैं, तो अगर देखा जाए परंपरागत जो ईंधन है तो ये आपका ईंधन हो गया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सभी चीज़ें प्राकृतिक द्वारा जो होती हैं ऊर्जाएं, उन्हें आप क्या कहते हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ आप मानव द्वारा आधुनिक युग में अगर बात करें, मानव द्वारा जो निर्मित किए गए हैं, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और ज्वारीय ऊर्जा, तो ये क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा है। ठीक है ना, ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, टैंक विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है, तो इसे आप क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। जो एक जगह पे आप प्राकृतिक द्वारा नहीं, कृत्रिम द्वारा आप अगर मछली पालते हैं तो वो क्या होता है, आपका पीसी कल्चर होता है। सेरीकल्चर रेशम के जो है आपका रेशम का जो पालन होता है उससे आप क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। बीटी कल्चर होता है, अंगूर की खेती को कहते हैं, जब अंगूर की आप खेती करते हैं तब बीटी कल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर होता है सब्जियों की खेती या फिर बगीचों का, ठीक है ना, तो बगीचों का अध्ययन, तो ये आपके हो जाते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, स्थल का एक संकरा भाग, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो जब स्थल के 2 भाग एक दूसरे से जोड़ते, यानी एक तरफ ये स्थल है और दूसरी तरफ ये स्थल है, ठीक है ना। अगर ये पानी है आपका, मान लीजिए इधर का पानी है, अगर ये पानी एक दूसरे को पानी जुड़ता है, एक दूसरे से जो पानी जुड़ता है जब, तो इसे जल संधि कहते हैं। लेकिन जब ये स्थल एक दूसरे से जुड़ते हैं तब ये आपका स्थल संधि हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, आपका स्थल संधि हो जाता है। जैसे पनामा स्थल संधि उत्तर अमेरिका को
दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। तो आकार में सबसे छोटा आपका कौन सा महाद्वीप है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ये ग्लोब पर सबसे दक्षिणतम में आपको देखने को, सबसे दक्षिणतम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की, एक मिनट, महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है ना, हाँ यहाँ पे आप आते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया आपका हो जाएगा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका क्षेत्र जो है 77 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भूभाग का 5.9% है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया का क्षेत्रफल 4 करोड़ 46 लाख वर्ग किलोमीटर है। एशिया के बाद महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में अगर देखा जाए, एशिया के बाद दूसरे नंबर पर आपका आता है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद आपका आता है दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका आता है। अंटार्कटिका के बाद आपका आता है यूरोप, और यूरोप के बाद सबसे लास्ट में आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो ये आपका क्रम है। बात करेंगे क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो उच्च प्राथमिक स्तर में सामाजिक विज्ञान में साइकोलॉजी नहीं है, और बात करें यहाँ पे तो अर्थशास्त्र भी नहीं है। एक मिनट, आपका इसमें इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र, इसमें ये भी है, अर्थशास्त्र भी है, और एक और आपका आ जाता है राजनीतिक विज्ञान। तो इसमें ये नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा आंसर। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये आपके उच्च आंसर आपका क्या हो जाएगा, इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान और शास्त्र, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर ये जो है सामाजिक विज्ञान में शामिल होते हैं सब्जेक्ट, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है आगमनात्मक अधिगम, यानी जो उदाहरण से होते हैं। निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है, तो ये आपका व्याख्यानात्मक शिक्षण का विरोधाभासी है, एक्सपोजिटरी टीचिंग के, ठीक है ना। क्यों, यहाँ पर देखिए अगर, तो इस विधि में क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य और मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। उदाहरण से जो है नियम की ओर जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें शिक्षक छात्रों के को अध्ययन कराता है इस विधि में, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग इटली के चिंतक कौन थे, चिंतक लियोनार्डो दा विंची। तो लियोनार्डो विंची ने इसको पहले प्रयोग किया था, तथा चिंतक फ्रांसिस बेकन ने भी इसको प्रयोग किया था, ने इसे एक सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित किया था, ठीक है ना। तो व्याख्यानात्मक शिक्षक व्याख्या करता है तथा छात्र निष्क्रिय श्रोता बनकर सुनते रहते हैं। यह विधि उच्च कक्षाओं में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये इसका विरोधाभास है, इसमें इसका कोई वो नहीं है, बल्कि आपका आ जाता है संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण और निपुणात्मक। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए कथन है ए बी, और इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। ए दिया है आपका, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है। फिर आपका है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। अब नहीं की बात है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी आपका ए सही हो जाएगा और बी आपका असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। तो अनुभवजन्य साक्ष्य है आपका इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियाँ शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। तो ये उपयुक्त है भूगोल के लिए, ठीक है ना। भौतिक विशेषताओं के मॉडल के लिए ये भूगोल के लिए उपयुक्त होती हैं। इसमें क्या होता है, भूगोल शिक्षण में हम कंपास, ग्लोब, मानचित्र आदि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। तो स्थानीय समाचार पत्र से आप मौसम की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो यह स्रोत आपका आता है द्वितीयक में, किसमें, द्वितीयक में आ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो इसमें ये द्वितीयक प्रकार का प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जो पहली बार अन्वेषकों तथा अथवा गणनाकारों द्वारा संग्रह किए जाते हैं। ये आंकड़े मौलिक रूप से होते हैं, जैसे जनसंख्या, उत्पादन की मात्रा आदि। द्वितीयक आंकड़े दूसरों द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, जैसे स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह आदि। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो ये समावेशी में, आप किसी भी स्टूडेंट को अलग नहीं कर सकते। अगर वो सीखने में अच्छा में किसी भी चीज़ में वो डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है ना, तो उसे आप इंक्लूसिव क्लास में ही आप उसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। विशेष क्लास में नहीं, उसे स्पेशल क्लास नहीं देंगे, या फिर जो है एक्सक्लूसिव नहीं करेंगे, या मॉडर्न भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इंक्लूसिव करेंगे, समावेशी शिक्षा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो इसमें यह सिद्धांत है आपका, ये है जीन पियाजे का, ठीक है ना। जीन पियाजे अगर बात करें भाषा की, तो वो ये कहते हैं कि विचार आपका सबसे पहले आता है, ठीक है ना। और वाइगोत्स्की का कहना है कि आपका भाषा सबसे पहले आता है, ठीक है ना। जो जीन पियाजे हैं ये संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो है प्रतिपादक हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। सहकारी शिक्षा यानी आप जानते हैं जो है आपका मदद जो है
कॉर्पोरेटिव हो जाता है आपका, ठीक है ना। बात करें छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, उन्हें व्यक्तिगत परियोजना दें। आप व्यक्तिगत इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं दे सकते। काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करें, विभाजित नहीं करना है। परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। तो आपका सबसे बेस्ट इसमें हो जाएगा छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, यानी डिबेट रखें, डिस्कशन रखें। जब एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, तो इसमें क्या होता है, आपका सहकारी शिक्षा को, कॉपरेटिव लर्निंग को क्या होता है, बढ़ावा मिलती है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच को जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे क्या कहते हैं। तो एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच को एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम, यानी तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपका आलोचनात्मक सोच हो जाएगी। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। तो अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए जो रंग हैं वो प्राप्त हुए हैं आपके पौधों और खनिज से, ठीक है ना, प्लांट एंड मिनरल से प्राप्त किए गए हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं, ये गुफाओं के चित्रों की चमक आज 1000 से अधिक वर्ष बीतने के बाद भी वैसी की वैसी हैं। यह भित्ति चित्रकारी के लिए विख्यात है, जानी जाती है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं का जीवंतता से चित्रण किया गया है, ठीक है ना। यह एक भारतीय कला का अद्वितीय नमूना है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपि डैश पर लिखी गई थी। तो सबसे पुरानी पांडुलिपि ये लिखी गई थी आपका पाल्म लीव्स, यानी ताड़पत्रों पर, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। तो मानव के इतिहास में सबसे लंबी जो अवधि है ये है आपका पैलियोलिथिक, पूरा पसार काल से ही ये डिवाइड हुए हैं तीनों, ठीक है, जिसमें आपका जो है आपका नव पसार काल, मध्य पसार काल, महापसार काल आया हुआ है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, इनका समय है क्या है। आधुनिक काल से 25 से 20 लाख साल पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है, ठीक है ना। 99% विकास हुआ था उस समय मानव इतिहास का। अगला क्वेश्चन है, मध्य पसार काल में ही मानव खेती करना शुरू किया था और नव पसार काल में पहिया आविष्कार और जो भी है पत्थर आग का आविष्कार हुआ था। बात करें अगले क्वेश्चन की। कथन दिया है ए बी और सही कथन का सही उत्तर देना है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपकी दोनों ही सत्य हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। तो हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं, ये मिला है गुजरात का, ठीक है ना। गुजरात में लोथल के बाद अभी कुछ समय पहले खोजे गए धौलावीरा को भी नगर की संख्या दी गई है। लोथल, सुरकुर्दा तथा धौलावीरा प्रमुख पत्तन शहर इस श्रेणी में आते हैं और लोथल जो है आपका उस टाइम का हड़प्पा सभ्यता का क्या था, बंदरगाह था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी। तो ऋग्वेद आपकी जो रची गई थी, ये रची गई थी संस्कृत में। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित की गई थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में से एक मानते हैं। यह एक हिंदू ग्रंथ है। बात करें क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे। तो मगध महाजनपद के पहले शासक थे आपका बिंबिसार, ठीक है ना। बिंबिसार का जो टाइम पीरियड था वो था 552 ईसा पूर्व से 542 ईसा पूर्व में मगध के प्रथम शासक बने। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, बिंबिसार को। और यह कौन थे, हरेक वंश के थे। बिंबिसार ने मगध के यश और सम्मान को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। बिंबिसार की जो मृत्यु का कारण है उनका अपना ही पुत्र है अजातशत्रु ने ही अपने पिता का हत्या कर दिया था, ठीक है। तो इसे पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, जिसने उन्हें कैद करने के बाद भूखा मार दिया था, ठीक है ना। बात करें लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है आपका 30, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में नहीं है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में आपका अहिंसा नहीं है, बुद्ध है, धम्म है, संघ है। अहिंसा की बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये आपके त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ, इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका अहिंसा। आपका किसमें है, अहिंसा आपका है जैन धर्म का मूल सिद्धांत। अहिंसा जैन धर्म भारत का प्राचीन धर्म में से एक है, ठीक है ना। तो अहिंसा आपका संबंधित है जैन धर्म से। तो ये था आज का आपका सेट नंबर 10 और इसमें आपका 30 जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन और ये 2019 का पेपर था, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। बात करें जिन्होंने अभी तक जो है पिछली क्लास नहीं देखी तो जाकर पिछली क्लास जरूर देख लीजिए और इस क्लास को भी लास्ट तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ठीक है ना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और 12 PM पर ये क्लास आपको डेली मिल जाती है, ठीक है ना। PDF के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। और टेलीग्राम आपका है स्टडी बाई सुमन, स्पेस नहीं रखना है, ठीक है ना। स्टडी बाई सुमन ऑफिशियल, ठीक है ना, ऑफिशियल, स्पेस नहीं रखना है। तो आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।